આજના આપણા ડિસ્કશનની ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ આઈઓએલ કેમિકલ્સની સાથે. મેનેજમેન્ટ જે છે તે આપણી સાથે જોડાવાનું છે અને કંપનીએ હાલમાં જ તેમની જે મેઇન પ્રોડક્ટ છે તેના ગાઈડન્સ અને તેના વેચાણનો વધારો થઈ રહ્યો છે તેવી અમુક કમેન્ટ્સ પણ જાહેર કરી છે. તો વધુ વાતચીત કરીએ. आईओएल केमिकल्स ना सीईओ संजय चतुर्वेदी अगर अपनी साथ जोड़े रहा है. संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गुड आफ्टरनून. और सबसे पहले तो हाल ही में आपने जो एक एड्रेस किया है उसमें आपने बताया है कि आइबुप्रोफेन जो है आपका मेन प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में आपने एक अपटिक देखा है और तीसरे क्वार्टर से आप ज़्यादा अपटिक यहाँ पर देखेंगे. इसके क्या साइंस हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? ये जो कमेंट्स आपने किए हैं वो क्या बेसिस पर किए हैं सर? अच्छा, तो इसमें साइंस जो ये है यश साहब, ये है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स हमको तकरीबन 2-3 महीने पहले से बता देते हैं कि उनका ऑफटेक क्या होगा. और जो हमारे कस्टमर्स ओवरसीज मार्केट्स में हैं, क्योंकि माल पहुंचने में ही 30-40 दिन लग जाते हैं, इसलिए वो हमको ऑलमोस्ट 4-5 महीने पहले से ही बता देते हैं कि उनका क्या ऑफटेक होने वाला है. तो उस सब को देखते हुए और हमारा जो कई सालों का तजुर्बा रहा है उसकी बेसिस पे हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि Q3 और Q4 में वॉल्यूम पिकअप करेगा आइबुप्रोफेन का. तो सर ये जो आप कह रहे हैं कि मतलब डिमांड में अपटिक देखने मिलेगा, तो इसका बैलेंस शीट रिफ्लेक्शन हमें थर्ड क्वार्टर में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि फोर्थ क्वार्टर में? वो थर्ड क्वार्टर में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा. थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है सर. आगे हम जानना चाहेंगे, थोड़े से मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हम देख रहे हैं चाइना की तरफ से. कंटेनर प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सबको हर्ट कर रहे हैं पर्टिकुलरली, और ये इम्पैक्ट जो है वो एपीआई शिपमेंट्स के ऊपर भी हो रहे हैं. आपने क्या कोई प्राइस हाइक्स भी देखे थे? हमने जैसे रिसेंटली रॉ मटेरियल के प्राइस हाइक्स जो हैं वो सब चीज़ें भी देखी हैं, इंटरमीडिएट्स जो हैं वो भी देखे हैं. आप किस तरह से देख रहे हैं, और पर्टिकुलरली ये जो कंटेनर प्राइजेज हैं वो आपको कितना परेशान कर रहे हैं यहाँ से? एक तो मैं आपको इसमें दो पर्सपेक्टिव दूंगा यश साहब. एक तो इंडस्ट्री का और दूसरा आईओएल स्पेसिफिक. जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से तो हमारी जो एपीआई की इंडस्ट्री है काफी हद तक चाइना पे रिलाई करती है इंटरमीडिएट्स, एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स और केएसएम्स पे. तो काफी मंदी आई है ओवरऑल एपीआई मार्केट में. नाउ अगर मैं आईओएल स्पेसिफिक देखूं तो हमारा जो पोर्टफोलियो है थोड़ा यूनिक है, क्योंकि अभी भी काफी आइबुप्रोफेन पे भारी रहता है और आइबुप्रोफेन में हमारी चाइना की डिपेंडेंस बहुत कम है. तो जो बाकी हमारे एपीआईज हैं उसमें थोड़े बहुत हमको इंटरमीडिएट्स वगैरह चाइना से चाहिए होते हैं जिसमें थोड़ा प्रभाव पड़ा है. बट ओवरऑल अगर मैं अपना पोर्टफोलियो देखूं तो चाइना के रॉ मटेरियल इम्पैक्ट से उतना इम्पैक्ट हमको नहीं हुआ है. लेकिन हाँ, आपने जो जिक्र किया अभी कि कंटेनर शिपमेंट, वो कंटेनर शिपमेंट से चाइना टू इंडिया नहीं, लेकिन इंडिया से यूरोप, इंडिया से यूएसए, इंडिया से लैटिन अमेरिका, सब में इम्पैक्ट आया है, क्योंकि उनके भाव काफी बढ़ गए हैं. 3 से 4 गुना हो गए हैं. तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑफटेक अगर डेफर कर सके, वो वेट कर रहे हैं कि शिपमेंट प्राइसेस थोड़े कम हो जाएं, उसके बाद वो माल लेंगे. बट मेरे हिसाब से ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं है, ये एक टेम्पररी फेज है और ये अगले 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा. सर ये जो आइबुप्रोफेन के प्राइसेस हैं उस पर क्या असर हुआ है? क्या आपने कोई देखा है ये जो मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं चाइना की तरफ से, इससे कोई असर पड़ता हुआ दिखा हो प्राइसेस पर? आइबुप्रोफेन के प्राइस पे जो फर्क आया है वो मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन से उतना नहीं आया है. वो डिमांड के कॉन्ट्रैक्ट होने से ज्यादा आया है. तो क्योंकि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई है इसलिए थोड़ी मंदी आई है प्राइसेस में. कंपेयर टू लास्ट ईयर समझ लिए तकरीबन $1-1.25 कम हो गया है पर किलोग्राम. बट आई थिंक अभी इस समय जो प्राइसेस हैं ये काफी स्टेबल हैं. ये प्राइसेस बॉटम आउट हो चुके हैं और इससे कम जाने की संभावना नहीं है. ओके सर, अब रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं. इस क्वार्टर में ऑलरेडी आपने केमिकल्स, फार्मा दोनों की तरफ से हमने जब देखा तो केमिकल्स ने अच्छे से परफॉर्म किया है, लेकिन फार्मा से थोड़ा सा अभी भी जो कमी है वो कॉन्स्टेंटली होती आई है और अभी भी हो रही. रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से किस तरह से देख रहे हैं इन दोनों ही सेगमेंट्स की हम बात करें? ठीक है. हमारा Q1 के रिजल्ट जो आपने दिखाए आपको और Q2, Q1 और Q2 थोड़े मंदे हैं हमारे, लेकिन Q3 और Q4 में अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ आएगी.
अच्छा सर, ये जो परफॉर्मेंस में जो डाइवर्जेंस हमने देखा है उसके रीज़न के बारे में चर्चा करते हैं, और इन दोनों ही के बारे में गाइडेंस किस तरह से देना चाहेंगे ग्रोथ पर्सपेक्टिव से? हमारी जो ग्रोथ गाइडेंस है वो टिपिकल रही है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ देंगे, और इस साल भी हमारा अनुमान है कि हाँ, हम डबल डिजिट ग्रोथ के करीब 10% के करीब दे पाएंगे। अ, हमारा जो मेन इम्पैक्ट आएगा वो टॉप लाइन पे उतना नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिट लेवल पे ज्यादा आएगा। और उसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि आइबुप्रोफेन का सेल थोड़ा कम हुआ है और प्राइस में भी मंदी आई है, तो उसकी वजह से हमारी टॉप लाइन भी कम होती है और बॉटम लाइन भी कम होती है। लेकिन हमारे जो नॉन आइबुप्रोफेन एपीआई बिजनेस है उसमें ग्रोथ हम अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल। तो जो भी कमी आइबुप्रोफेन में आएगी वो हम अपने नॉन आइबू बिजनेस से मेकअप करेंगे और ग्रोथ दिखाएंगे। और जहां तक हमारे केमिकल पोर्टफोलियो का सवाल है, उसमें हमारा अहम प्रोडक्ट जो है इथाइल एस्टेट है, जिसमें प्राइसेस में काफी वॉलेटिलिटी रही है। Q1 में उसके प्राइसेस काफी अच्छे हाई रहे, फिर एकदम से कम हो गए। अभी इस समय प्राइसेस उसके स्टेबल हैं। कमोडिटी प्राइसेस, कमोडिटी स्पेशलिटी केमिकल्स में ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली अगले महीने, उसके अगले महीने क्या प्राइस होगा, क्योंकि इनके जो प्राइसेस हैं वो रॉ मटेरियल को ट्रैक करते हैं। तो हमारा इस समय अनुमान ये है कि इथाइल एसिड का प्राइस जो है अब जो है इस समय स्टेबल है और इसी लेवल पे रहेगा। तो हमारा जो वॉल्यूम है पिछले साल 1 लाख टन के करीब था, इस साल उसमें थोड़ा बढ़ेगा 8 से 10%, तो उसकी वजह से ग्रोथ आएगी। अच्छा, अब केमिकल्स की बात करें, यहाँ का आउटलुक मार्जिन्स के बारे में पर्टिकुलरली, और डिमांड जो है हमारे की प्रोडक्ट्स के, उसके एथाइल एसीटेट जो है उसके बारे में भी हम बात करें, क्योंकि कंपनी ने पहले ही आपने बताया था जिस तरह से, तो उस हिसाब से इथाइल एसीटेट की हम बात करते हैं यहाँ से सर। हमारा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो हो चुका है और उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। हमारा जो एसेट यूटिलाइजेशन है वो 90% से ऊपर पे ही चलता है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि केमिकल्स बिजनेस हमारा स्टेबल है और अच्छा बिजनेस दिखाएगा। लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन में चैलेंज रहा है, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि इसके जो की रॉ मटेरियल्स हैं, एथेनॉल और एसिटिक एसिड, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत आई थी। तो उसकी वजह से, क्योंकि रॉ मटेरियल में उछाल आया था, वो सारा प्राइस इंक्रीज एकदम से कस्टमर्स को पास ऑन करना मुमकिन नहीं था। तो इसलिए हमारा उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का इम्पैक्ट जरूर आया है, और इस क्वार्टर में थोड़ा सा दिखेगा वो। ठीक है सर, तो अब आगे एनपीपीए की बात करें, जो रिसेंटली हमने 50% वन टाइम इंक्रीज जो है वो 3 ड्रग्स के लिए किया है, जिसमें आइबुप्रोफेन भी इंक्लूडेड है। आपने कहा था कि प्राइस हाइक जो है वो रिफ्लेक्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन एक लैग के साथ यहाँ पर रिफ्लेक्शन आएगा। तो क्या ये जो प्राइस हाइक्स हैं उनके रिफ्लेक्शंस आने लगे हैं? आप किस तरह से देख रहे हैं इन्हें? हाँ, तो अभी वो इम्पैक्ट आया नहीं है पीएनएल में। आई थिंक इसमें हमको शायद 1 क्वार्टर और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आइबुप्रोफेन का अगर आप देखें, फॉर्मुलेशन प्राइस 50% ज्यादा बढ़ाया गया था। और इसमें इशू ये है कि कितने एपीआई सप्लायर्स हैं और कितने फॉर्मुलेशन प्लेयर्स हैं, तो किसका प्राइसिंग पावर बेटर रहता है। तो मेरा अनुमान ये है कि कुछ इम्पैक्ट जरूर आएगा एपीआई पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द बेनिफिट फॉर्मुलेशन वालों को मिलेगा इसका। ठीक है सर, कंपनी ऑलरेडी 300-400 करोड़ का कैश जो है वो बुक्स पर ईयर जनरेट करती आई है, तो ये ट्रेंड लाइन हमें फॉलो करनी चाहिए, इसे किस तरह से देखना चाहिए हमें? तो ये बहुत हमारे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है कि हम डेट फ्री कंपनी हैं और हमारी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। और आपने बिल्कुल सही बताया कि 300-400 करोड़ इस समय हमारे पास हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हम काफी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इस समय एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसमें से कुछ इनऑर्गेनिक हैं, कुछ इनऑर्गेनिक टाइप भी हैं। तो एग्जैक्टली किस दिशा में जाएंगे, अगले 1-2 महीने में एकदम क्लियर हो जाएगा। उसकी एनालिसिस चल रही है अभी। ठीक है सर, तो फार्मा बिजनेस के ऊपर मैं फिर से एक बार आना चाहूँगा, जो रेवेन्यूज़ के हिसाब से थोड़ा कम आ रहा है। यहाँ पर क्या कमेंट्स देना चाहेंगे सर आप? इसे हमें किस तरह से आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए? ओके, मैं बोलूंगा कि फार्मा में हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि Q1 में सिर्फ हम नहीं, बाकी बहुत सारी प्लेयर्स ने के नंबर्स थोड़े से कम हुए हैं।
लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स जो है वो अभी भी कंटिन्यूज टू बी वेरी स्ट्रांग। तो यू नो एट एन इंडस्ट्री लेवल अगर मैं देखूं, जो कंपनीज हैं जिनके पास बहुत वाइड पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स है, उनका बिजनेस बहुत स्टेबल है, बहुत रोबस्ट है, प्रॉफिट्स अच्छे मिल रहे हैं और वैल्यूएशंस तो कमाल के मिल रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगले कुछ सालों तक ये स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस पूरे इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है सर, मार्जिन्स की बात करें आगे, आइब्रोप्रोफेन के जो डिमांड है आप कह रहे हैं फिर से एक बार वापस आते हुए दिखेंगे, तो उसके बाद मार्जिन्स हमें किस तरह से देखने चाहिए? तो मैं ये कहूंगा कि ऑन एन एवरेज इफ आई लुक एट पूरी कंपनी को अगर हम देखें, बजाय उसके कि प्रोडक्ट लेवल पे देखें, पूरी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो एपीआई इंडस्ट्री का एबिट मार्जिन 20 से 25% रहता है। जो कंपनी जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत नायाब हैं, वहाँ पे 25% तक एबिट मार्जिन मिलता है। और जो थोड़े कमोडिटी टाइप मी टू प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे 18-20% के करीब रहता है। हमारा जो गाइडेंस है आईओएल का ये है कि हम भी 20 से 25% की रेंज में रहेंगे। और अभी हमने इस क्वार्टर में Q1 में 22% किया था, तो वी विल बी इन लाइन विद द इंडस्ट्री। ठीक है सर, और ऑलमोस्ट वैसे तो सारी बातें हमने कर ली है, लेकिन कोई मैसेज अगर आप इन्वेस्टर्स को देना चाहें तो? मैं इन्वेस्टर्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि बजाय उसके कि हम क्वार्टर बाय क्वार्टर देखें या प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट देखें, हमको पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी देखनी चाहिए कि आज से 2 साल पहले हम कहाँ थे, हमारा केमिकल्स और फार्मा का क्या रेशो था, हम किस दिशा में जा रहे हैं। फार्मा के बिजनेस में हमारी बहुत डिपेंडेंस थी आइबुप्रोफेन पे, अब वो थोड़ी कम हो गई है और आने वाले 1-2 साल में और भी कम हो जाएगी। तो हम ये जो जर्नी कर रहे हैं उस पे ज्यादा तवज्जो और फोकस रखें। बिजनेस तो आई थिंक मेरे ख्याल से हम जो ये सब काम करेंगे उसका बाई प्रोडक्ट है।